Bismillahirrahmanirrahim. Topic of discussion is fibroid uterus. Fibroid uterus is also known as uterine leiomyoma. It is benign uterine smooth muscle tumor which is estrogen dependent. इसका मतलब ये है कि जब एस्ट्रोजन का लेवल इंक्रीज़ करेगा तो ट्यूमर का साइज़ इंक्रीज़ करेगा, जैसा कि प्रेगनेंसी में होता है। एस्ट्रोजन का लेवल प्रेगनेंसी में ज़्यादा होता है and size will decrease if the estrogen levels are low, जैसा कि मेनोपॉज में होता है, एस्ट्रोजन लेवल्स कम होते हैं। देन रिस्क फैक्टर्स आ जाते हैं। तो पहला रिस्क फैक्टर है नलीपैरिटी, ऐसी ख़वातीन जिनके बच्चे नहीं होते। सेकंड रिस्क फैक्टर इज़ ओबेसिटी, ओबीस ख़वातीन में फाइब्रॉइड यूट्रस होने के चांसेस ज़्यादा हैं। एंड नंबर 3 इज़ फैमिली हिस्ट्री। दीज आर द रिस्क फैक्टर्स जिन लोगों में फाइब्रॉइड यूट्रस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। देन टाइप्स आ जाती हैं फाइब्रॉइड यूट्रस की। नंबर 1 इज़ इंट्राम्यूरल, नंबर 2 इज़ सबम्यूकोजल, नंबर 3 सबसीरोजल एंड नंबर 4 सर्वाइकल। दीज आर मेन टाइप्स ऑफ फाइब्रॉइड यूट्रस। इंट्राम्यूरल इनमें सबसे ज़्यादा कॉमन होता है और सब म्यूकोजल फाइब्राइड्स जो हैं दे कैन ग्रॉसली डिस्टॉर्ट द एंडोमेट्रियम एंड कॉज सब फर्टिलिटी। सब म्यूकोजल ये एंडोमेट्रियम को ग्रॉसली डिस्टॉर्ट करते हैं और सब फर्टिलिटी काज करा सकते हैं। पेशेंट हमारे पास कैसे प्रेजेंट करेगा फाइब्रॉइड यूट्रस का? मोस्टली दे आर एसिम्प्टोमेटिक, लेकिन अगर सिम्प्टोमेटिक होंगे तो उनमें मोस्ट प्रेजेंटेबल सिम्टम जो होगी वो होगी ब्लीडिंग, एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग दैट इज़ इरेगुलर इन नेचर। दिस इज़ मोस्ट कॉमन प्रेजेंटिंग कंप्लेंट। इसके अलावा सब फर्टिलिटी हो सकती है, ऐसे पेशेंट्स प्रेग्नेंट नहीं हो सकते। यूरिनरी फ्रीक्वेंसी एंड कॉन्स्टिपेशन, ये क्यों हो रही हैं? क्योंकि जो यूट्रस है इसके एंटीरियरली पड़ा होता है यूरिनरी ब्लैडर और पोस्टीरियरली रेक्टम। अगर जो फाइब्रॉइड्स हैं इनका साइज़ ज़्यादा हो जाए तो ये यूरिनरी ब्लैडर को उसके ऊपर प्रेशर डालते हैं और रेक्टम के ऊपर भी, जिसकी वजह से यूरिनरी फ्रीक्वेंसी होगी और कॉन्स्टिपेशन भी होगी। ऑल दीज आर सिम्टम्स विद विच पेशेंट विल प्रेजेंट टू क्लिनिक। दीज आर सिम्टम्स। फिर कुछ साइंस आ जाते हैं जिनमें क्या है, एनीमिया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है जिसकी वजह से पेशेंट एनीमिक हो जाएगा, हीमोग्लोबिन कम हो जाएगी। यूट्रस विल बी इनलार्ज्ड, जो फाइब्रॉइड्स हैं उनका साइज़ ज़्यादा होने की वजह से यूट्रस इनलार्ज हो गया और जो एब्डोमेन होगा वो भी इनलार्ज्ड हो जाएगा। एंड यूजुअली इट प्रेजेंट्स like abdomen of 16 to 20 weeks pregnant. इसके अलावा यूट्रस फिर्म होगा लेकिन नॉन टेंडर होगा। टेंडरनेस सिर्फ तभी आएगी जब डीजनरेशन होगी। ऑन वेजाइनल एग्जामिनेशन लियोमायोमा मूव्स विद मूवमेंट ऑफ सर्विक्स, जब सर्विक्स को मूव करेंगे तब लियोमायोमा भी यानी कि फाइब्रॉइड भी मूव करेगा वाइल एग्जामिनिंग वेजाइना। पेल्विक स्कैन के ऊपर हमें एक थिकेंड एरिया फंडस के करीब मिलेगा इन एंडोमेट्रियल कैविटी। लोअर एब्डोमेन में मैस की तरह ये प्रेजेंट करेगा। ड्रैगिंग सेंसेशंस आएंगी, पेल्विस में पेन हो सकता है, लोअर बैक में पेन हो सकता है, मेंस्ट्रुअल क्रैम्पिंग ज़्यादा हो जाएगी और जब इंटरकोर्स करेगा ऐसा पेशेंट तो उसको पेन होगा। सो ये चीदा कंप्लेंट्स हैं, फाइंडिंग्स हैं फाइब्रॉइड यूट्रस की। एंड मोस्ट प्रेजेंटिंग कंप्लेंट इज़ ब्लीडिंग। नेक्स्ट इज़ इन्वेस्टिगेशन ऑफ फाइब्रॉइड यूट्रस। तो इन्वेस्टिगेट हम अल्ट्रासाउंड के जरिए कर सकते हैं। अल्ट्रासाउंड ट्रांस वेजाइनल भी हो सकता है और ट्रांस एब्डोमिनल भी कर सकते हैं। सो ट्रांस वेजाइनल अल्ट्रासोनोग्राफी, इसके ऊपर हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि
फाइब्रॉइड्स जो हैं वो सब म्यूकोजल हैं या इंट्राम्यूरल हैं। इस तरह से ट्रांस एब्डोमिनल के ऊपर हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि सब सीरोजल फाइब्रॉइड्स हैं या फिर इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड्स हैं। इसके अलावा हिस्ट्रोस्कोपी कर सकते हैं और एमआरआई बेस्ट फॉर डिस्क्राइबिंग morphology and location of fibroids. In short, ultrasonography, hysteroscopy and MRI. These are the investigations for fibroid uterus. Now treatment. अगर patient asymptomatic है, there is no requirement of any treatment. अगर symptomatic patient है तो हमारे पास medically जो options बनते हैं उनमें है tranexamic acid and NSAIDs, then GnRH analogs. ये ज़्यादा इफेक्टिव होती है. It is only effective medical management. It produces a menopausal state and it causes pre-surgical shrinkage of fibroids को shrink कर देती है. So it is most effective medical treatment for fibroid uterus. फिर तीसरा ऑप्शन हमारे पास बनता है SPRM, selective progesterone receptor modulators. सेलेक्टिव प्रोजेस्टेरॉन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर्स, ये भी फाइब्रॉइड को श्रिंक कर देते हैं. देन सर्जिकल ऑप्शंस. सर्जिकली हमारे पास क्या ऑप्शंस बनते हैं? एक तो मायोमेक्टमी है. इट इन्वॉल्व्स रिमूवल ऑफ फाइब्रॉइड एंड प्रिजर्व्स फर्टिलिटी. इट इज़ परफॉर्म्ड इन फर्स्ट और सेकेंड ट्राइमेस्टर. अगर हमने फर्टिलिटी को, प्रेगनेंसी को प्रिजर्व करना हो तो तब हम मायोमेक्टमी करते हैं. लेकिन इसका एक नुकसान है, इट इज़ लाइफ थ्रेटनिंग. ब्लीडिंग होती है इसमें बहुत ज़्यादा. सो समटाइम्स मायोमेक्टमी को हिस्टेरेक्टमी में कन्वर्ट करना पड़ता है. सेकेंड ऑप्शन इज़ हिस्टेरेक्टमी. दिस इज मोस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट. लेकिन इसका नुकसान ये है कि इसमें यूट्रस को रिमूव कर दिया जाता है और फर्टिलिटी को प्रिजर्व नहीं कर सकते इसमें. थर्ड ऑप्शन इज़ UAE, United Arab Emirates. No, it is uterine artery embolization. It is performed by interventional cardiologist and it involves embolization of uterine arteries with resultant infarction and degeneration of fibroids. अच्छा, अब कॉम्प्लिकेशंस की तरफ आते हैं. तो कुछ इसके प्रेगनेंसी के ऊपर जो इफ़ेक्ट्स होंगे हम वो देखेंगे एंड देयर आर फ्यू जनरल कॉम्प्लिकेशंस. इफ़ेक्ट्स ऑन प्रेगनेंसी में माल प्रेजेंटेशन आती है. क्योंकि यूट्रस का साइज इनलार्ज हो गया, एब्डोमेन का साइज इनलार्ज हो गया, सो जो पेशेंट होगा वो प्रेजेंट करेगा लाइक उसका जो एब्डोमेन होगा वो 16 to 20 वीक प्रेग्नेंट फीमेल के तौर पर पेशेंट जो है ना वो नज़र आएगा. सेकेंड इज़ ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर. क्योंकि जो फाइब्रॉइड्स हैं उनका साइज़ इनलार्ज हुआ है और वो लेबर में, डिलीवरी में रुकावट बन सकते हैं. फिर पोस्टमार्टम हेमरेज हो सकता है. इसके अलावा जनरल कॉम्प्लिकेशंस की तरफ आते हैं. सो जनरल कॉम्प्लिकेशंस में हमारे पास इन्फेक्शन, UTI हो सकता है, टॉर्शन हो सकती है और डीजनरेशन. डीजनरेशन 3 तरह की होती है: रेड डीजनरेशन, हाइलिन डीजनरेशन एंड सिस्टिक डीजनरेशन. सो पेशेंट जिसको पेन होगा वो किस वजह से होगा? डीजनरेशन की वजह से. और कौन सी डीजनरेशन की वजह से? रेड डीजनरेशन. रेड डीजनरेशन causes pain. It occurs when fibroid actually outgrows in the its blood supply, classically during pregnancy. It results in hemorrhage and necrosis within the fibroids. So इसको हम कैसे ट्रीट करेंगे? पेशेंट को हमने रीअश्योर करना है, बेड रेस्ट रिकमेंड करनी है, हाइड्रेशन, फिर NSAIDs देने, ओपियाइड्स दे सकते हैं, मायोमेक्टमी करेंगे. सो रेड डिजनरेशन की ये ट्रीटमेंट. दिस रेड डिजनरेशन काजेस पेन. इसके अलावा क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं? यूरिनेशन में डिफ़िकल्टी हो सकती है बिकॉज फाइब्रॉइड्स अप्लाई प्रेशर ऑन यूरिनरी ब्लैडर. यूरेटर डैमेज हो सकता है, ब्लैडर एंड बाउल इंजरी हो सकती है, प्रोलैप्स, सबफर्टिलिटी, हैवी ब्लीडिंग हो सकती है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन,
पेशेंट एनीमिक हो सकता है, एनीमिया हो सकता है क्योंकि ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। इस तरह से इन्फ्लेमेटरी चेंजेस एंड मैलिग्नेंट चेंजेस आ सकते हैं। फिर डीडीज़ की तरफ अगर आ जाएं तो क्या डिफरेंशियल बन सकते हैं, क्योंकि पेशेंट जो है वो ऐसे लग रहा है जैसे 16 से 20 वीक की उसको प्रेगनेंसी है, तो एक इसका डिफरेंशियल बन गया प्रेगनेंसी। इसके अलावा ओवरीज का कोई ट्यूमर हो सकता है, ओवेरियन ट्यूमर, जिसकी वजह से साइज़ जो है वो एब्डोमेन में थोड़ा सा इंक्रीज़ होगा। लियोमायोसार्कोमा हो सकता है, लियोमायोसार्कोमा and adenomyolysis. These are DDs, adenomyolysis. That's it from fibroid uterus. Thank you.